हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। आज आपको थंबनेल से समझ में आ रहा है हम क्या पढ़ेंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर के बारे में पढ़ेंगे, यानी लोक अभियोजक क्या होता है हम ये समझेंगे। देखिए, बहुत ही सिंपल और बहुत ही सुंदर सी बात है। इसमें दो शब्द दिए गए हैं, पब्लिक और प्रोसिक्यूटर। तो पब्लिक का मतलब हुआ लोक, जैसे कि हिंदी में उसको लोक अभियोजक ही बोलते हैं, यानी एक आम जनता के बारे में बात हो रही है। और दूसरी तरफ क्या है, प्रोसिक्यूटर। तो प्रोसिक्यूटर का क्या मतलब है, व्यक्ति जो कि प्रोसिक्यूट करेगा। प्रोसिक्यूशन मानी क्या होता है, एक विक्टिम जिसके साथ अन्याय हुआ है, जिसके साथ गुनाह हुआ है, उसको जो न्याय दिलाने का काम हो रहा है उसको प्रोसिक्यूशन कहते हैं। तो अब ये जो प्रोसिक्यूशन को काम दे रहा, अंजाम दे रहा है, जो कर रहा है प्रोसिक्यूशन, उसको प्रोसिक्यूटर बोलेंगे। तो यहाँ पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर मीन्स ऐसा व्यक्ति जो कि जनता के लिए लड़ रहा है, जनता के खिलाफ हुए अन्याय के खिलाफ, तो इसको बोला पब्लिक प्रोसिक्यूटर। सिंपल सी बात है, यानी ये क्या काम, किसके लिए काम करेगा, लोगों के लिए काम करेगा जिनके साथ अन्याय हुआ, जो विक्टिम है। और किसके खिलाफ, ऑब्वियस सी बात है, एक्यूज्ड के खिलाफ। तो एक पार्टी क्या हो गई, एक तो डिफेंस का लॉयर हो जाएगा और दूसरी तरफ हम बात कर रहे हैं प्रोसिक्यूशन होगा, पब्लिक प्रोसिक्यूटर होगा। अब जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर की प्रोविजन के बारे में बात करें तो सेक्शन 24 में दिया गया है सीआरपीसी में, और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का जो प्रोविजन दिया गया है वो सेक्शन 25 में दिया गया। ये दोनों ही क्वेश्चन आपके प्रिलिमिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि सिंपल सी बात पूछ ली जाती है प्री में एग्जाम्स में कि सेक्शन 24 में क्या डिफाइन किया गया, या फिर ऐसे पूछा जाता है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहाँ डिफाइन किया गया, इसी तरीके से असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहाँ डिफाइन किया गया। तो भूलिएगा मत, पब्लिक प्रोसिक्यूटर 24 और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर 25। जब मैंने डिफाइन की बात की तो डेफिनेशन जो है सेक्शन 2 ये हमने पढ़ा था, यू में दिया गया है, क्लोज यू जो थी उसकी वहां पर दी गया था। हम पहले ही इसको पढ़ के आए, सेक्शन 2 की मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी ना, वहां पर हम पढ़ के आए हैं यू आर पब्लिक प्रोसिक्यूटर, हमने ये पढ़ा था ट्रिक, ठीक है। तो वहां पर यू में इतनी बात बताई गई कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब वो व्यक्ति जिसको सेक्शन 24 के अंदर अपॉइंट किया जाएगा। तो अब सेक्शन 24 के अंदर समझ में आ गया कि अपॉइंटमेंट है कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर का कैसे होता है। अपॉइंटमेंट को समझेंगे, इस सेक्शन के अंदर 9 जो है सबसेक्शन दिए गए हैं। तो वो हम लॉ के स्टूडेंट हैं तो प्रोविजन के हिसाब से तो चलेंगे ही, लेकिन एक समरी के तौर पे पहले समझते हैं, फिर हम अपनी प्रोविजन, ये जो हमारे सबसेक्शन है इन्हें पढ़ेंगे। सबसे पहली बात समझिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर दो जगह काम करते हैं, एक तो हाई कोर्ट में काम करते हैं और एक काम करते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। तो जो हाई कोर्ट में काम करने वाले होते हैं वहां पर अपॉइंटमेंट करने का जो अधिकार होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का ही होता है, और वो कंसल्टेशन से, हाई कोर्ट के कंसल्टेशन से अपॉइंट किया जाता है। और जहां डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात कर रहे हैं वहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट को भी दिया गया है पावर और स्टेट गवर्नमेंट को पावर दिया गया है। पावर के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट की वहां ड्यूटी भी है कि वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है अपॉइंट किया जाए, करे, किसको अपॉइंट करे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के अलावा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट किए जा सकते हैं, सेक्शन 24 ये कहता है। लेकिन इनका अपॉइंटमेंट होगा कहां से, लोग कहां से आएंगे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर चुनेंगे कैसे। अगर हम हिंदी में देखें तो पब्लिक प्रोसिक्यूटर का मतलब तो समझ में आ गया कि जो जनता के पक्ष में लड़ रहा है। तो जो व्यक्ति लड़ रहा है का क्या मतलब है, वहां युद्ध लेके तलवारें तो नहीं चलानी, वहां मतलब वकालत कर रहा है, तो इसका मतलब ये सरकारी वकील हो गया। अब ये तो समझ में आ गया ना सरकारी वकील कौन हुआ। अब ये सरकारी वकील तो समझ में आ गया कि ये हुआ। अब ये चुने जाएंगे कहां से, इसके लिए पैनल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो हमारा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होते हैं वो पैनल बनाते हैं, और एक जो होता है कैडर होता है, वहां से इन्हें चुना जाता है। वो क्या होते हैं वो हम डिटेल में पढ़ेंगे, और इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है वो भी इस सेक्शन में बताया गया है। तो फटाफट से आप इस सेक्शन के प्रोविजन पढ़ लेते हैं। सब सेक्शन 1 कहता है कि हाई कोर्ट में जो होंगे पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट किया जाएगा। कितने पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, एक, ये ध्यान रखना, हाई कोर्ट में एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर होंगे, और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी, जैसा कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जरूरी समझे। तो हाई कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कंसल्टेशन से, हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से, हाई कोर्ट की सहमति से, हाई कोर्ट की जो है उनकी सलाह लेकर के। अभी बोला पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकते हैं और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को भी अपॉइंट कर सकते हैं। क्या करने के लिए, अब ये क्या काम क्या है इनका, इनका काम ऑब्वियस सी बात है इन कोर्ट में, क्योंकि हाई कोर्ट की बात हो रही है तो हाई कोर्ट में प्रोसिक्यूशन का काम है, अपील लेकर के आता है व्यक्ति उसके, या फिर किसी भी तरीके की प्रोसीडिंग्स होंगी जहां पर विक्टिम के लिए लड़ना होगा, उसको बोला गया है पब्लिक प्रोसिक्यूटर। ये
विक्टिम के लिए लड़ तो रहे हैं। देखिए पुराने जमाने में भी क्या होता था, जब एक व्यक्ति के साथ अन्याय होता था तो ये माना जाता था कि एक व्यक्ति के साथ अन्याय हुआ, इसका मतलब गलत हुआ है, एक व्यक्ति के साथ नहीं बल्कि पूरे समाज के साथ गलत हुआ है। इसको समझने के लिए दो बातें हैं। पहली बात तो ये कि जब एक व्यक्ति ने क्राइम किया तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं दूसरों को भी इनडायरेक्ट वे में प्रेरित करेगा कि हाँ ऐसा कुछ हो सकता है। ये बहुत सिंपल सी बात है, सिंपल सा फिनोमेना है कि व्यक्ति पॉजिटिव चीजों को देर में सीखता है और नेगेटिव जो होता है बहुत जल्दी सीखता है। तो अगर एक व्यक्ति क्राइम करता है तो वो दूसरों को भी प्रेरणा देता है कि दूसरे भी की ट्रिक आती है दिमाग में कि ऐसा अच्छा हो सकता है, ऐसे गलत हो सकता है, ऐसे हम कर सकते हैं, इससे कुछ फायदा हो सकता है। मीन्स अगर हमें जिंदगी में सक्सेस लेनी है तो उसके दो रास्ते हैं, एक तरफ हम अच्छी तरह चल सकते हैं, दूसरी तरफ हम बुरे रास्ते पे चल सकते हैं। बुरे रास्ते पे चल के ऑब्वियस हमें बहुत जल्दी मिलेगा जो भी हमें लेना है, लेकिन अच्छे पे थोड़ा टाइम लगता है। तो हर व्यक्ति ये सोचता है कि बुरे पे चल के अगर मुझे भले ही कम टाइम में लग रहा है तो व्हाई शुड आई गो फॉर दैट। तो अगर क्राइम को रोका नहीं गया तो वो जो बुरा रास्ता है वो प्रमोट होगा। इसीलिए जब भी कोई क्राइम होता है तो वो एक व्यक्ति के विरुद्ध नहीं माना गया, उसको माना गया कि वो पूरे समाज के विरुद्ध हुआ है। इसीलिए जो गवर्नमेंट होती थी, राजा महाराजा पुराने जमाने में भी होते थे, वो व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए काम करते थे। तो यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम करते हैं, जिनके साथ गलत हुआ है उन्हें न्याय दिलाने के लिए। तो मींस जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जो भी जिन्होंने अपॉइंट किया है उसके उनके बिहाफ पे पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम करते हैं। यानी किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, वो इनके प्रति उत्तरदायी होंगे, लेकिन उनका काम क्या है, लोगों को न्याय दिलाना। तो ये हमें ध्यान रखना है। फिर अब आइए सबसेक्शन 2 में। सबसेक्शन 2 कहता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट कर सकती है डिस्ट्रिक्ट में या लोकल एरिया में एक या एक से ज्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर। अब ध्यान दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में अपॉइंट कर सकती है, उनकी मर्जी है, एक या एक से ज्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक डिस्ट्रिक्ट में। सबसेक्शन 3 क्या कहता है कि हर डिस्ट्रिक्ट में स्टेट गवर्नमेंट को अपॉइंट करना होगा पब्लिक प्रोसिक्यूटर, या और इसके अलावा अगर आप चाहें वो तो एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी अपॉइंट कर सकते हैं, एक या एक से ज्यादा। अब इन दोनों सबसेक्शन में डिफरेंस देखिए। इसमें सबसेक्शन में ये इन दोनों में डिफरेंस है। पहले में सबसेक्शन 2 में कहा गया, मे वर्ड यूज किया। सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, उनकी मर्जी है, डिस्क्रिप्शन है, उन्हें जरूर लगता है तो कर सकते हैं। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ड्यूटी है, वो करेंगे ही अपॉइंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो एक से ज्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन जो स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है, जो ड्यूटी दी गई है, वो एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दी गई है और इसके अलावा एक या एक से ज्यादा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की दी गई है डिस्ट्रिक्ट में। समझ में आया? हाई कोर्ट में तो एक ही पब्लिक प्रोसिक्यूटर है और इसके अलावा एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकते हैं, दोनों के पास पावर है। लेकिन जब हमने डिस्ट्रिक्ट की बात करी तो सबसेक्शन 2 में साफ साफ कहा गया कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो एक से ज्यादा पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है, लेकिन जब सबसेक्शन 3 आया तो वहां पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर एक ही अपॉइंट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट एक डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट कर सकती है। अब इसके बाद सबसेक्शन 4 पे चलेंगे और सबसेक्शन 4 बताता है कि किस तरीके से इनका अपॉइंटमेंट होता है। मींस कहां से अपॉइंटमेंट, कहां से लोग आते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए। तो देखिए सबसेक्शन 4 और सबसेक्शन 6 दोनों में ही अपॉइंटमेंट की बात हुई है कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरीके से पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करेंगे। सबसेक्शन 6 में जो बताया गया वो बात पहले अप्लाई होती है और अगर उसके अकॉर्डिंग काम नहीं हो पाता तो जो सबसेक्शन 4 में बताया गया उसके अकॉर्डिंग होता है। अब ये क्या बताया गया, सबसेक्शन 6 में एक कैडर के जिक्र किया गया है और सबसेक्शन 4 में जिक्र किया गया है पैनल का। जो कैडर होती है वो ऑलरेडी होती है, ऑलरेडी का मतलब प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट में जो काम कर रहे होते हैं प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर के तौर पर। कौन से क्या कहा प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर, यहाँ पर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स होते हैं जो कि हमने 25 सेक्शन में पढ़ने हैं। वो एज ए प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर काम कर रहे होते हैं और उनको प्रमोशन मिलेगा तो वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन जाएंगे, ऐसा होगा उस भी कैडर में। मतलब यानी कि कैडर का क्या मतलब हुआ, ऐसे लोग जो एलिजिबल है क्या बनने के लिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, क्योंकि वो काम करते आ रहे हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे। तो कैडर किसकी होती है, कैडर होती है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स की जो कि एलिजिबल हो जाते हैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए। तो उनमें से ही जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो अंडर सबसेक्शन सेलेक्ट करती है कि किसको पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाएगा और किसको एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जाएगा। फिर सबसेक्शन 6 में एक प्रोवाइजो ऐड किया गया है और उसमें ये कहा गया है कि अगर स्टेट गवर्नमेंट को लगे कि
जो कैडर है इनमें से उनमें वो लोग नहीं है जिनको बनाया जा सकता है, मीन्स उनकी एलिजिबिलिटी वो नहीं है जिनके पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जा सके या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाया जा सके, तो वो सबसेक्शन 4 में जो पैनल बनाया गया है उसमें से चुनाव कर सकती है। अब ये सबसेक्शन 4 में पैनल किसने बनाया है? देखिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कंसल्टेशन से, सेशन जज के कंसल्टेशन से एक पैनल बनाया है जिसमें उन्होंने उनके हिसाब से, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और सेशन जज के हिसाब से जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर्स फिट बैठते थे पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए, उन्होंने उस पैनल में उन्हें शामिल किया। समझ में आ गया? यहाँ पर तो कैडर में सभी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर काम कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट में, जो कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लायक, मतलब उनके पास एलिजिबिलिटी है, लेकिन वो फिट क्यों है या फिर नहीं है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने सबसेक्शन 4 में डिसाइड किया और उन्होंने उसका पैनल बनाया। अब एक व्यक्ति असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पे काम कर रहा होगा, बिल्कुल उसको प्रमोशन के लिए टाइम पीरियड भी आ गया होगा जबकि प्रमोशन उसे मिलना चाहिए, लेकिन वो फिट है या नहीं, फिट का मतलब उसके अंदर वो सारी स्किल्स है या नहीं जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर को चाहिए, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर को चाहिए, ये नहीं पता। तो इसीलिए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सेशन जज के कंसल्टेशन के साथ में डिसाइड करते हैं कि एक पैनल को, और उस पैनल में ऐसे व्यक्तियों का नाम डालते हैं जो उन्हें लगता है, उनके एक्सपीरियंस देखते हैं, उन्होंने कितने केस पास्ट में लड़े और केस लड़ने के बाद उसका क्या रिजल्ट रहा, सारी बातों को देख, क्या उनकी स्किल्स रही, कैसे वो बात करते हैं कोर्ट में, सारी चीजों को जांच पड़ताल करने के बाद ही उन व्यक्तियों का पैनल में चुनाव किया जाता है। तो अगर कैडर से स्टेट गवर्नमेंट को उचित व्यक्ति नहीं मिलता पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनाने के लिए, तो वो पैनल से चुनाव कर सकते हैं। तो सबसेक्शन 4 समझ में आ गया ना, वहां एक पैनल की बात हुई या कैडर की बात हुई है। सबसेक्शन 5 कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम पैनल में नहीं है तो स्टेट गवर्नमेंट अगर पैनल से मेंबर चुनाव कर रही है तो फिर नहीं चुनाव कर सकती। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एज पब्लिक प्रोसिक्यूटर और एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर फॉर डिस्ट्रिक्ट अनलेस हिज नेम अपीयर्स इन पैनल अंडर सेक्शन 4। अगर 4 में के अकॉर्डिंग पैनल में नाम नहीं है तो उस व्यक्ति को पब्लिक प्रोसिक्यूटर असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर के तौर पर नहीं चुना जाएगा। फिर सबसेक्शन 6 ने नोट विद स्टैंडिंग का वर्ड यूज कर दिया कि सबसेक्शन 5 में जो कहा गया उसके बावजूद भी स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, कैडर में से जो प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर है उसमें से चुन सकती है, और अगर उनको यहाँ से उचित व्यक्ति मिल जाता है तो वो पैनल को नहीं देखते, यहीं से चुन लेते हैं, और अगर प्रोवाइजर कहता है कि अगर नहीं मिलता तो वो पैनल से चुन सकते हैं। फिर हमने कहा एलिजिबिलिटी, तो सबसेक्शन 7 एलिजिबिलिटी की बात करता है। देखिए, इसको याद करने का भी वैसे तो ये इतना ज्यादा डिटेल में हमें याद करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल अगर हमें ट्रिक देखनी है तो 7 सबसेक्शन है और 7 ही ईयर्स का एक्सपीरियंस है, यानी कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए जो एक्सपीरियंस चाहिए कितना, 7 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, 7 साल के पीरियड तक काम किया हो। अब पीरियड को डिफाइन करते हुए सबसेक्शन जो 9 है वो कहता है एडवोकेसी का एक्सपीरियंस, यानी एक वकील के तौर पर काम करते हुए वकालत का जो एक्सपीरियंस है वो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर या एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने जा रहे हैं उनके पास कम से कम 7 साल का होना चाहिए, 7 साल से कम नहीं होना चाहिए। सबसेक्शन 8 पढ़ लीजिए, वहां पर कह रहे हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो किसी व्यक्ति को स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी बना सकती है, और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर बनने के लिए 10 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। वो किसी पर्टिकुलर केस के लिए बनेगा, स्पेशल है तो किसी पर्टिकुलर केस के लिए, और इस केस में जब अपॉइंट किया गया स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो वहां पर सबसेक्शन 8 में एक प्रोवाइजो भी ऐड करते हुए कहा गया कि विक्टिम चाहे तो अपने भी एडवोकेट को अपॉइंट कर सकते हैं, अपनी तरफ से भी कोई एडवोकेट लेके आ सकते हैं स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ साथ, और वहां पर जो एडवोकेट जो विक्टिम लेकर के आएंगे वो क्या करेगा, वो जो है स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है उनकी मदद से काम करेगा, मीन स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के साथ मिलकर काम करेगा। सबसेक्शन 8 ऐसा बोलता है। तो अब एक बात सुनिए, जब भी इसको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से समझते हैं, जब भी कोई एक क्रिमिनल केस फाइल होता है तो ये मतलब टेकन फॉर ग्रांटेड ही है कि हर एक व्यक्ति को गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिक प्रोसिक्यूटर तो अपॉइंट होगा ही, क्योंकि देखिए अब देखिए, अब हमने बोला जैसे कि कोई भी क्रिमिनल केस होता है उसमें आपने देखा होगा एक व्यक्ति का नाम होता है, जैसे एबीसी वर्सेस यूनियन या एबीसी वर्सेस स्टेट, एबीसी वर्सेस डैश म्यूनिसिपैलिटी, इस तरह से आपने देखा होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्राइम होता है, पहले मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया, व्यक्ति के अगेंस्ट नहीं हुआ बल्कि पूरे समाज के अगेंस्ट हुआ, तो वहां पर समाज की तरफ से कौन प्रोटेक्ट करेगा? अब समाज तो सोसाइटी तो नहीं आएगी, कोई कम्युनिटी तो नहीं आएगी, बल्कि गवर्नमेंट आती है जो प्रोटेक्ट करती है। गवर्नमेंट का ये दायित्व है कि वो एक कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे, तो गवर्नमेंट आएगी जब एक व्यक्ति के खिलाफ क्राइम हुआ है, एक व्यक्ति के साथ क्राइम
हुआ है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट आगे आती है। तो इसीलिए वर्सेस में हम यूनियन और स्टेट इस तरह से ऐड करते हैं। और जब मैंने कहा आपको कि जब इस तरह से कोई क्राइम होता है एक व्यक्ति के साथ तो मतलब एक जो है उसको सरकारी वकील अपॉइंट होता ही है। अब वो बंदा जाकर के जिसके साथ क्राइम हुआ है वो ये पता कर सकता है कि मेरे सरकारी वकील कौन है और उनकी मदद ले सकते हैं। इसीलिए अगर कोई व्यक्ति सक्षम नहीं है अपॉइंट करने के लिए एडवोकेट तो वो इसकी सरकारी वकील की मदद से भी काम कर सकते हैं। तो ये तो हमने कर लिया क्या सेक्शन 24 हम सीआरपीसी की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आई होप आपको 24 समझ में आ गया और समझ में आ गया हो कि सरकारी वकील या फिर लोक अभियोजक क्या होता है। और उसके साथ साथ थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।